बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो सियासी, समाजी और अपनी गुफ्तगू से उनके अल्फाज आदमी को इतने पसंद आते हैं कि वो अदब के दायरे से बाहर नहीं निकलते। इनका नाम है राजा बाबर फारूक ख़ान। तो इंशाअल्लाह आपको इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी मालूमात मिलेंगी जो कि पाकिस्तान के मतलब इस वक्त सियासी गहमा गहमी और नए इंतखाबात का ज़ोर शोर मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी दिलचस्पी का बायस बनने वाला है। राजा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। रेडियो आपकी आवाज़ और टीवी चैनल आपकी आवाज़। मैं शुक्रगुजार हूँ तो आपका कि आपकी पूरी टीम मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चेयरमैन राजा गफूर अफजल साहब का, आपका स्पेशली कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो वेरी वार्म वेलकम इन माय ऑफिस। तो मेहरबानी आपकी। आपसे एक ऐसा सवाल करने वाला हूँ कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं और इमरान ख़ान को अपना लीडर, रहनुमा और पाकिस्तान का एक बेलोस लीडर समझते हुए उनसे आपकी वाबस्तगी की बिना पर मैं एक ऐसा सवाल करने लगा हूँ कि यकीनन आप इस पर खुलकर इजहार ख्याल करेंगे। इमरान ख़ान की बेटी का कभी मसला आ जाता है, कभी घड़ी की चोरी का, कभी साइफर का। क्या आप समझते हैं कि ये सरकारी राज अफशा करने के लिए अब ये चंद दिनों से साइफर का डोल बजाया जा रहा है? आपने जो सवाल किया है इसके 3-4 पहलू हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने जो तारुफ में कहा है, मैं हर उस शख्स का हामी हूँ, वो इमरान खान हो या इसके अलावा भी कोई हो। इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और आसानी अता फरमाए, आमीन। हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है और पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, मैं उसका हामी हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और उसकी वजह वो शख्सियत नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान है। मेरा मुल्क, मेरी मट्टी, मेरी माँ धरती, वो उसकी मेन वजह है। उसकी मोहब्बत में जो भी उठेगा मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा। अब रही बात कि आप हमारे मुआशरे में जो तंज़ की जाती है, किसी बंदे के ज़ाती जो सिलसिले हैं उनके ऊपर बात की जाती है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा मुआशरा इस तरह बिल्ट हुआ है कि हम लोगों पर तंज़ करके, ठट्ठा करके और उनके माजी को करेद के हम जो है महजूज होते हैं, हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इसका ताल्लुक़ जो है वो सियासत से या पाकिस्तान के फ्यूचर से कभी भी ऐसा सच नहीं होगा कि वो कोई भी किसी किस्म का भी आप सवाल उठा लें। तो हमें एज ए नेशन चाहिए कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव करें। आपने सही कहा, और चंद दिन से ये बात मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि किसी की ज़ात के मुतल्लिक़ आपने अभी फरमाया, इमरान की अहलिया की डायरी का चर्चा क्यों कर रहे हैं? जब आपने ये फ़ैसला कर लिया हो कि आपने तंज़ ही करनी है, आपने नेगेटिव रोल जो है वो प्ले करना है, तो आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। देखना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब ने जितना अरसा हुकूमत की, उसमें महंगाई की रेशो क्या थी और आज क्या है, उस वक़्त डॉलर का रेट क्या था और आज क्या है, उस वक़्त के कर्ज़े कितने थे और आज कितने कर्ज़े हैं, जब उनको हुकूमत मिली तो हालात क्या थे, जब वो हुकूमत से गए तो हालात क्या थे। क्या इमरान खान साहब के ज़माने में कोई ऐसी कानून साजी हुई जिससे उनको ज़ाती मुफाद हासिल हुआ हो, या कुछ ऐसी कानून साजी हुई हो जिससे आवाम को फ़ायदा हो? क्या कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं कि जहाँ पर गरीब जो है वो इज़्ज़त से खाना खाता हो, जिसको शेल्टर मुहैया किया गया हो, या ये चीज़ें मौजूद नहीं थी? तो ये मैं समझता हूँ कि ये
कम प्रायोरिटी, लेसर प्रायोरिटीज़ की बातें हैं, जो हम अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, सुनने वालों का वक्त भी ज़ाया करते हैं, कुछ लोगों को प्रोवोक करते हैं कि वो इस पर नेगेटिव रिमार्क्स दें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमें एज ए नेशन अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। एक बात तो आपके पहले सवाल में मैं भूल गया था, आपने साइफर का जिक्र किया। साइफर के बारे में मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये नॉर्मल सी बात है कि साइफर आते रहते हैं, ये कोड वर्ड्स में बात होती रहती है। इस साइफर में जो बात थी, जो एज ए नेशन हमें सोचनी चाहिए, वो ये थी कि कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी जो है पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी पाकिस्तान का वजीर आज़म हो, मैं इस चीज़ का कायल कभी भी नहीं हो सकता कि कोई तीसरी कुव्वत जो है उसमें मुदाखलत करे और ये कहे कि इसको होना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए। ये आवाम का फैसला है, ये पाकिस्तान का फैसला है, ये हमारी ज़ाती बात है और हमारे अपने अंदर भी जो ताकतें मौजूद हैं उनमें ये बात खुल के होनी चाहिए कि सिविल सुप्रीमेसी, सिविल गवर्नमेंट उसने फैसले करने हैं, ये उसके तहत चलना चाहिए। इसमें यह हुआ कि एक एम्बेसडर लेवल का बंदा जब धमकी देता है और उसके ऊपर जो है वो 2 बाद में मीटिंग्स हुई सलामती कौंसिल की और उस पर बाकायदा इस पे एहतजाज किया गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसको आप कोई भी रंग दे लें, आप इसको तंज बना लें, इसके ऊपर आप मजाक और ठट्ठा करें, तो हमें बीइंग ए पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए, कुछ बातों में हमें सियासत से अबव होकर सोचना चाहिए, अपने ग्रुपों और ग्रोहों से बढ़कर सोचना चाहिए। कुछ जगहों पर हमें मुकम्मल पाकिस्तानी होकर सोचना है और कुछ जगहों पर हमें अपनी सियासत को साथ लेके चलना है। ये डिफरेंस होना चाहिए। राजा बाबर फारूक साहब, चलें अब इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। ये तो इस मसले पर आपने बड़ी तफसील से बात की और सुनने वालों को भी इससे मालूमात में इजाफा ही हुआ होगा। कौमी असम्बली के तहलील होने से एक दिन पहले मेंबर ऑफ असम्बली, जो बूरी वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं नून के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तकरीर की है कोई 15 मिनट, और ये 15 मिनट पाकिस्तान में उनकी तकरीर के तमाम टीवी चैनल ने जो है ऑन एयर किया है। वो कहते हैं कि अवाम से टैक्स लेने वाले या उन पर टैक्स नाफिज करने वाले खुद तो टैक्स नहीं देते। आप समझते हैं कि ये बात ठीक है या गलत है, या इसके अंदर कोई सियासी बयान है? यह मैं समझता हूँ जो कि ये तो अशराफिया की तरफ इशारा है। आपने बिल्कुल सही समझा, और मैं फिर कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर, अब जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ तो मैं सियासतदानों को, अशराफिया को, एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे कर देता हूँ और पाकिस्तानी आवाम को मैं पाकिस्तान कहता हूँ। हर एक पाकिस्तानी को ये सोचना होगा कि आज तक अगर आप हिस्ट्री देखें, जो मैं पढ़ रहा था IMF की, तो पाकिस्तान को 25 दफ़ा वो जो है वो एड दे चुके हैं। फ्रांस एड दे चुका है, डेनमार्क एड दे चुका है, नॉर्वे एड दे चुका है, UAE एड दे चुका है, चाइना दे चुका है, रशिया दे चुका है, फ्रांस दे चुका है। एक लंबी फहरिस्त है। हम पैसे लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और ये कर्ज किस पर चढ़ता है? ये कर्ज पाकिस्तान की आम आवाम, मैं और आप तो शायद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो गरीब मजदूर जो सारा दिन एक दिहाड़ी पर काम करता है, उसको हमने आज से 70 साल पहले एक दफ़ा मुबारक दी। जब पहला IMF का कर्जा आया तो हमने कहा कि तुम्हारा बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ वो 20,000 रुपये का मकरूज पैदा होगा। फिर उसको उसी को बताया कि अब वो 30,000 का, अब वो 50,000 का, अब वो 1 लाख का, अब वो 2 लाख का, अब वो 3 लाख का मकरूज है। तो ये जितने कर्जे आए ये कहाँ पे खर्च हुए? ये उन लोगों ने अयाशी की जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अशराफिया है। मैं खुल के नाम लेता हूँ, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जर्नल्स, जजेस, सियासतदान। आप देखें कि उनकी बिजली फ्री, उनका पानी फ्री, उनके ड्राइवर फ्री, उनकी गाड़ियाँ फ्री, उनके बंगले फ्री, उनको हर चीज़ मुफ्त में मिलती है। पे कौन करता है? वो मजदूर औरत जो सारा दिन भट्ठे पर ईंटें बनाती है, अपने बच्चे को धूप में डालकर उसके बच्चे मकरूज होते हैं, वो टैक्स पे करती है। जब वो बिजली का बिल पे करती है, वो 10 यूनिटें इस्तेमाल करती है और उसका जो बिल आता है तो उसको हार्ट अटैक होने लगता है। वो पे करते हैं और इन्होंने अयाशी की
और पाकिस्तान पर आज जितना भी कर्ज है, आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जायदादें कहाँ पर पहुंची, इन्होंने कितनी तरक्की की, इनकी औलादों ने कितनी तरक्की की और पाकिस्तान की आवाम ने कितनी तरक्की की। हमें मिल के सोचना होगा। और पाकिस्तान में ये जो कवानीन हैं कि तहसीलदार को ये सहूलत दी जाएगी, एसी को ये सहूलत दी जाएगी, उसको गाड़ी फ्री दी जाएगी, इसको गार्ड फ्री दिया जाएगा, इसको कुक फ्री दिया जाएगा। क्यों? हम जहाँ यूरोप में रहते हैं यहाँ पर क्या ये फ्री चीज़ें मिलती हैं? इनको नहीं मिलती। ये अपने काम अपने हाथों से करते हैं। नबी मोहतरम ने हमें यही दर्श दिया था और जब हमने नबी मोहतरम के दर्श को छोड़ दिया, जिल्लत हमारा मुकद्दर ठहर गई है। शाहिद खाकान अब्बासी भी रह गया था। या मैं इसके ये उन्होंने अभी बयान क्यों दिया? क्योंकि वो अबूरी वजीर आजम भी रह चुके हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। अब तो डिसॉल्व हो गई है ना असेंबली। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए किया है कि उन्हें अब ये याद आया है। हमेशा यूं होता है कि जब आप किसी कुर्सी से उठ जाते हैं, इक़्तिदार से उठ जाते हैं, तो सियासतदान बड़ा जालिम होता है। सियासतदान ने वोट लेना होता है उसी गरीब से जिसका मैंने जिक्र किया है। तो अब वो देखता है कि अपने वक्त के मुताबिक वो अपने कार्ड खेलता है और इस गरीब को वो इस्तेमाल करते रहे हैं। ये देखिए, गरीब का काम सिर्फ इतना है कि वो वोट एक पर्ची पे डालता है, उसके बाद अयाशी ये लोग करते हैं। इनकी गलियों से नहीं गुजर सकते आप, इनके डेरों पर नहीं जा सकते आप, और इन्हीं की वजह से हमारे माशरे में, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि मैं समझता हूं कि इस अशराफिया की वजह से पाकिस्तान की जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ ये हैं। वो कैसे हैं, वो अगले सवाल पे मैं आपके साथ बात करूंगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपना बयान तो बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि ये सबसे बदतरीन किस्म की गवर्नमेंट थी। ये इन्होंने तकरीबन 170-80 जो हैं वो कवानीन पास किए। उन 170-80 कवानीन में से मेरे सारे मुस्लिम लीग नून के बंदे हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, पीटी, हम सबको मिलके एक दिन बैठ के ये सोचना चाहिए कि इन कवानीन में से अवाम के भले में कोई एक कानून बना कि यह सारे जितने कवानीन बने थे जो बनते रहते हैं, इवन तो 18वीं तरमीम को भी ले लें, तो वो ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए जाते हैं जो सियासतदानों को मजबूत करते हैं, उनको सेफ गार्ड्स मुहैया करते हैं, जो अशराफिया को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान की आवाम के लिए अनफॉर्चुनेटली कवानीन नहीं बनते। राजा बाबर फारूक साहब, बाजवा साहब जाते जाते जिस तरह इन्होंने आज बयान दिया है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, उन्होंने भी जिस वक़्त अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर ली थी तो जाते जाते फरमा गए कि दुश्मन मुल्क के अंदर भी है और मुल्क से बाहर भी है। आप बताना पसंद करेंगे, निशानदेही करेंगे कि अंदर कौन और बाहर कौन है? बाहर की बात जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं शायद बहुत अरसा एक दुश्मन को दुश्मन समझते समझते आज उस मोड़ पे खड़ा हूँ कि जिसको सारी ज़िंदगी में दुश्मन समझता रहा, वो उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि बाबा हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें आपसे दुश्मनी करके कुछ नहीं लेना। क्यों? आप एक कमज़ोर, एक फेल्ड स्टेट है, आप आपस में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है? हम दुनिया में बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम मुआशी तौर पर दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं। हमें एक गरीब मुल्क, एक फेल्ड स्टेट से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी इस चीज़ को समझ गया हूँ कि शायद वो अब हमारा दुश्मन नहीं रहा। हाँ, उनको तकलीफ़ है, जब हम तरक्की करेंगे तो वो दुश्मनी करेंगे, लेकिन एक हद तक मैं उसकी बात को तस्लीम करता हूँ। जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक़ है, तो बाजवा साहब जो हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया जाते जाते। बताएं। वो अच्छा काम उन्होंने ये किया कि आवाम को समझ आ गई कि पाकिस्तान में फ़ैसला साज कौन है, पाकिस्तान में शतरंज कौन खेलता है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कौन बनाता है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कौन उतारता है, पाकिस्तान के जजेस के फ़ैसले कौन करता है, पाकिस्तान में अदालतों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, पाकिस्तान में इंतज़ामिया को कंट्रोल कौन करता है, सबसे बड़ी ताकत किसके पास है, वो उनके जाने पे, उनके अमाल पे, उनके किरदार पे ये खुलकर हमारे सामने आ गई। और आज
क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो अब पढ़े लिखे लोग हैं। मेजॉरिटी वो है जिनकी उम्र 15 से 30-35 साल है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो बातों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो वो बातों को समझने लग गए हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। राजा बाबर साहब, ये तो आपने इशारतन बता दिया कि एक पड़ोसी मुल्क जो है उसने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़नी। ये ख़ुद ब खुद ही आपस में लड़ते लड़ते जो हैं यानी पके हुए सेब की तरह हमारी झोली में गिर जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में सियासी तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जब सेब पक जाता है ना, तोड़ना नहीं पड़ता, वो ख़ुद नीचे आ जाता है। तो सवाल यहाँ ये है कि बैरून मुल्क जो बात आपने की इशारतन हम समझ रहे हैं, सुनने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन अंदर जो है अभी आपने जो जिक्र किया, क्या ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान से मुखलस नहीं? हर वो शख्स पाकिस्तान से मुखलिस नहीं जो पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे नुकसान पहुंचाता है, वो ज़ाती तौर पे हो या वो ग्रोही तौर पर हो। मैं अगर ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता हूँ, मैं एक आम शहरी होने के नाते, एक आम शख्स होने के नाते, अगर बाहर की दुनिया में बैठकर ऐसे अमाल करता हूँ जहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान के किरदार के ऊपर उंगली उठाई जाए, तो मैं इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। अगर कोई ग्रोही तौर पर सियासी ग्रोह नुकसान पहुँचा रहा है पाकिस्तान को इस लेवल पे कि वो सियासत इस बेस पे करते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार में आकर इक़्तिदार को एंजॉय करना है, उन्होंने प्रोटोकॉल लेना है, उन्होंने अपनी कोठियाँ बनानी हैं, उन्होंने अपने डेरे बनाने हैं, उन्होंने अपनी जो है कारोबार को तरक्की देनी है, तो वो ग्रोही तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कोई भी हो, हमारे लिए मुकद्दस पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरजमीन है और पाकिस्तान के आवाम हैं। और इसके अलावा जो जिस लेवल पे वो पाकिस्तान मिलिट्री में कोई शख्स हो, वो पाकिस्तान के इंसाफ के अदारों में कोई शख्स हो, वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में कोई बंदा हो, वो अवाम में से कोई बंदा हो जिसने किसी भी लेवल पे पाकिस्तान को नुकसान, और ये लोग मौजूद रहते हैं। ये जो किरदार पाए जाते हैं ना हमारी हिस्ट्री में, ये किरदार हमेशा से मौजूद रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा कि 2 तरह के ग्रोह हैं दुनिया में जो उसने पैदा किए। एक है तस्लीम करने वाले, मुकम्मल तस्लीम करने वाले, एक है इनकार करने वाले, और वो अपने इनकार से वो मायूब हो जाते हैं ना दुनिया से, तो वो इनकार करते रहते हैं और वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और हमें उनकी निशानदेही ज़ाती हैसियत में भी करनी चाहिए, ग्रोही हैसियत में भी करनी चाहिए, और हमारे अदारों को भी उन पर चेक रखना चाहिए। ये ऐसे किरदार मौजूद रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और उनमें से शायद जो बाजवा साहब कह के गए हैं, शायद बाजवा साहब का अपना हिस्सा भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया राजा बाबर फारूक साहब। ये जो PIA का बेड़ा गर्क किया है, तो ये जो भी सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आती है, तो सबसे पहले गुंजाइश से ज़्यादा ये रिश्वत लेकर, पैसे लेकर, राशि लोगों को देने वाले, लेने वाले, ये उनकी इतनी भर्तियां की हुई थी PIA के अंदर कि इतने लोग, टर्किश एयरलाइन जो कि पूरी दुनिया के कोने कोने को टच करती है, उसके अंदर इतने आदमी नहीं। जो मैं बात कर रहा हूँ ये मीडिया के हवाले से कर रहा हूँ कि हमारी PIA में सियासी लोगों ने अपने लोग इतने भर्ती करा दिए थे कि उसने PIA की फ़्लाइट, जो लाजवाब फ़्लाइट थी, कमाल के लोग सफ़र करते थे, उसकी नैया जो पानी में डबोई है, तो इसके अंदर भी तो ये दुश्मन है। इन दुश्मनों पर हाथ कौन डालेगा? मैं जब आप PIA की बात करते हैं, जब भी कोई जहाज़ आसमान से गुजरता है ना, यकीन करें मेरा रोने को दिल करता है। हम दुनिया की वाहिद नेशन है, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सलाहियतें दी हुई हैं। हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बड़े विजनरी लोग हैं, हम बड़ा कारोबार करते हैं, हम दुनिया में एक हैसियत रखते हैं। एक वाहिद कौम है जिनका इतना बड़ा मुल्क, जिसको अल्लाह ताला ने हर शय से नवाजा, जिसके पास अपनी फ़्लाइट नहीं होती, हम धक्के खाते हैं पाकिस्तान पहुंचने के लिए। इसकी तकलीफ़ किसी भी सियासतदान को नहीं होगी। उनके पास प्राइवेट जेट हैं, वो प्राइवेट जेट से जाते हैं, वो पूरा जहाज़ बुक करा लेते हैं।
ये तकलीफ़ मुझे होती है, ये तकलीफ़ उस वक़्त होती है, ये जो अभी गवर्नमेंट गई है, इनमें से किसी का कोई मरे और उसको वो जहाज़ पे लेके जाना हो और उसके लिए कोई फ़्लाइट मुयस्सर ना हो, तब इनको पता चले कि ये हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये तो समझते हैं कि हम रीढ़ की हड्डियाँ और पता नहीं क्या-क्या नाम देते हैं, एम्बेसडर और पता नहीं क्या-क्या, मैं सब इसको फ्रॉड कहता हूँ। ये झूठ बोलते हैं, ये हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ये बातें करते हैं और जज्बात में लाकर हमसे वोट लेने के लिए ये बातें करते हैं। इनको कोई हमदर्दी नहीं किसी भी ओवरसीज से। पूछें उनसे, मैंने खुद देखा है उन लोगों की लाशें यहाँ पर पड़ी होती हैं और ये नहीं पता कि अपने बाप की लाश को, अपनी माँ की लाश को पाकिस्तान लेके कैसे जाएं। किस किस अथोपिया जैसे मुल्क की अपनी फ्लाइट्स हैं और जितने भी गरीब तरीन मुल्क हैं उनकी अपनी फ्लाइट्स हैं, हमारी नहीं है। अच्छा हुआ क्या, अब ये है, ये अगर आप मुझे 2 मिनट टाइम दें तो मैं इस पे बात, हाँ जी, मैं इस पे मैं बात करता हूँ। हाँ, करें आप। ये जो हमारे मुआशरे में रिश्वत आ गई, ये जो हमारे मुआशरे में बुराइयां आ गई, जहाँ पर लोगों की खरीदो फरोख्त शुरू हुई, जहाँ पर जज बिकने लगे, वकील बिकने लगे, जर्नल बिकने लगे, जहाँ पर सियासतदान बिकने लगे, ये हुआ क्यों? इसकी मेन वजह मैं ये समझता हूँ हमारी अशराफिया थी कि हम पाकिस्तान की इब्तदा देखें तो आम लोगों की तरह हर बंदे तकरीबन बराबरी के बेस पर रहते थे। ये जो सियासतदान आए, इन्होंने जब मुल्क में देखा कि खरबों के हिसाब से पैसा इनके पास आता है, इन्होंने रिश्वत लेना शुरू की, इन्होंने किकबैक्स लेना शुरू की, इन्होंने ठेकेदारों से प्रॉफिट लेना शुरू किया। तो उसका ज़ाहिर है जब दौलत आती है तो उसका कोई ना कोई रद्द अमल होता है, कुछ नज़र आता है। तो इन्होंने अपनी डेरेदारियां बनाई। तो यहाँ पर तो जब इलेक्शन होता है उसके बाद आपको पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते, इनके डेरे होते हैं, डेरे पर गनमैन होते हैं, बंदूकें होती हैं, क्लाशनकोफे होती हैं, वहाँ पर खाने बनते हैं और फिर उस डेरे से जब ये निकलते हैं तो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 गाड़ियों पर निकलते हैं। दहशत होती है अवाम के ऊपर और फिर इनके पास पैसा होता है, वो पैसे की तकसीम करते हैं, उससे वो वोट खरीदते हैं। ये जब आहिस्ता आहिस्ता इनकी जायदादें बढ़ने लगी, इनकी कोठियों के कद काठ आसमान छूने लगे और इनकी ये जितनी दौलत थी वो नजर आने लगी, तो लोगों में एहसास कमतरी पैदा हुआ। अब उस एहसास, जब एहसास कमतरी पैदा होता है किसी इंसान में, तो उसको पूरा करने के लिए फिर वो ये नहीं सोचता कि उसने बुरा रास्ता इख्तियार करना है या उसने सही रास्ता इख्तियार करना है। वो कोई रास्ता इख्तियार करता है और जो शॉर्ट रास्ता होता है वो रिश्वत सतानी, वो गलतकारी, वो नाजायज़ तरीके से दौलत का कमाना होता है। तो इनको देखते देखते मुआशरे में ये बुराई आ गई और इस बुराई में अब पाकिस्तान इतनी बड़ी रेस में है कि आपके पास कितनी कोठियां हैं, आपके पास कितनी कारें हैं, और इनको देखते देखते आम लोगों ने भी जो है, आप सोचें एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान में जब बाहर निकलता है तो उसके 4 डाले आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं। एक जर्नलिस्ट ही तो है, वो करोड़ों में कमाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आवाम में आ गया और फिर ये एहसास कमतरी बढ़ते 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 मुआशरे में चोरी चकारी जना, इन सारी चीज़ों ने वहाँ पर जो है वो इनका बीज पड़ा और इन्होंने उगना शुरू किया और ये अब तनावर दरख्त बन गए हैं। इनका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, बताएं। और वो हल है कि जब भी इंसान बुराई में फंस जाए, मुआशरा जो है वो दरगोर हो जाए इन चीज़ों के अंदर, इन बुराइयों में जो इंसानों ने अपनी बनाई हुई हैं, तो फिर आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो जब तक आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, जब तक कवानीन खुदाबंदी लागू नहीं होंगे, जब तक आप दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं और थामेंगे, तब तक आपका मुआशरा इस बुराई में रहेगा। और वो जो है ना दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो पता है क्या है कि एक आम शख्स उठकर खड़ा होकर इनसे पूछे, इनके गिरेबान पे हाथ डाले और इनसे पूछे कि तुम्हारे पास ये डेरेदारियां, तुम्हारे पास ये क्लाशन कोफों वाले इंसान, ये तुम्हारे डेरे पर 500-500 बंदा, ये 500-500 देगे कहाँ से पकती हैं, तुम्हारी ये कोठियां आसमान कैसे छूने लगी हैं, ये तब जाके होगा जब आम इंसान में ये जुर्रत पैदा हो जाए। और ये जुर्रत खुदा देता है, रसूल देता है, उसके अलावा नहीं आ सकती। शुक्रिया राजा बाबर साहब। ये जो पाकिस्तान में तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं, मैंने पढ़ा है कि पुलिस जब उनको किसी डकैती, कत्ल, गुंडागर्दी, बदमाशी या भत्ताखोरी
या अगवा करके फ़ोन करके कहते हैं जी 2 करोड़ रुपया दे दो, क्योंकि उनके पास नौकरी तो है नहीं, मुलाजमत तो है नहीं। उन्होंने अब ये अगवा और नौमौलूद बच्चे को हस्पताल से अगवा करने के लिए, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो ये इसी वजह से है कि अशराफिया जो है वो तो अमीर से अमीर तरीन है, और एक गरीब का बच्चा जो है जिसने मास्टर किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, और वो जो है एड़ियाँ खड़ी करके देख रहा है कि मुझे कोई बाहर लेकर जाए और मैं घर का मकान भी बेच दूं, दुकान भी बेच दूं और वालिदैन की पूंजी भी दे दूं। तो ये पैदा किया गया है, ये एक मुआशरा कि एक नौमौलूद बच्चे को औरतें हस्पताल से अगवा कर लेती हैं, किसी के बेटे को अगवा करके कहते हैं कि 2 करोड़ रुपया दे दो। तो इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए लोग ये भी कहते हैं, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन लोग कहते हैं कि चाइना मॉडल जो है उसके बगैर ये ठीक नहीं होंगे। चाइना वाले क्या करते हैं कि जिसको बददियानत देखते हैं या कोई उसने बैंक से पैसे लेकर फ्रॉड किया है, उसके अंदर 2 दिन के अंदर उसको गोली से उड़ा देते हैं। तो वो चाइना मॉडल की बात कर रहे हैं। हमें चाइना मॉडल को नहीं देखना, हमको मोहम्मद मॉडल देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, क्योंकि इंसान की फलाह जो है ना वो अल्लाह के दीन में है। इंसानों के बनाए हुए कवानीन में इंसान की फलाह कुछ हद तक तो हो सकती है, लेकिन उसमें मुकम्मल फलाह नहीं हो सकती। तो हमें देखना है उस तरफ, और वहाँ पर भी यही कानून लागू है कि जिसने बददियानती की, यानी इस्लामी कानून यही है, सर के बदले सर, आंख के बदले आंख, उंगली के बदले उंगली। और ये जो इशराफिया जिसने दौलत पर कब्जा कर, आप मुझे बताएं कि जिस माँ का बच्चा रात को बिलखते हुए सोता है कि उसके पास खाने को नहीं है, वो चोरी ना करे, वो अगवा ना करे, वो जराइम ना करे, तो क्या करे? बैंक ना लूटे, वो यही कुछ करेंगे ना। और मुआशरे को तबाह करने वाले ये लोग हैं, और इनके ऊपर हम इकट्ठे, पाकिस्तानी आवाम इकट्ठी नहीं हो रही। हमने अपने अपने ग्रोह बनाए हुए हैं। हम सारा दिन फेसबुक पर एक दूसरे पर तंज करते हैं, एक दूसरे को प्रवोक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ठट्ठा और मजाक करते हैं। कभी कोई कहता जी देखो जी उसने ये कर दिया, वो फलां जगह पे बैठा हुआ है, देखो जी वो फलां जगह पे भाग गया है। भाई इन्हीं लोगों ने ये सारी बुराइयां पैदा की हैं। अब हमें अगले इलेक्शन में सोचना होगा, हम किसी ईमानदार बंदे को, और एक बड़ी अच्छी मिसाल है, पीटीआई ने ये मिसाल कायम कर दी। इमरान खान के पीछे एक गार्ड खड़ा होता था। अब आपका इलेक्शन होता है तो वो 22,000 वोट ले जाता है, एक आम बंदा, गार्ड किस्म का बंदा। मुझे एक बात की नहीं समझ आती, आप मीडिया में आप समझा दें अगर आप समझा सकते हैं। ये गिरोह जो हैं, ये सियासी गिरोह, यही नवाज शरीफ, यही जरदारी, यही फजल रहमान, यही राना सनाउल्लाह, यही अलीम खान, यही सारे लोग, ये हमारी मजबूरी क्यों है? यही क्यों लीडर बनेंगे? बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा था 30 साल पहले हमारे माँ बाप ने गुजारे हैं, हम उस सियासत को चेंज करना चाहते हैं, हम चूंकि अगले 30 सालों में हमने रहना है तो हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा की जाएं। अगले 30 साल भाई तुमने क्यों रहना है? तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया है? मरियम नवाज शरीफ जो है उन्होंने क्या किया इस मुल्क के लिए? कौन सी कुर्बानी दी है? कौन सी कुर्बानी बिलावल ने दी है? किसी ने भी कोई कुर्बानी नहीं दी। लीडरशिप ये होती है कि यहाँ पर जो निज़ाम है, आप सियासत में आते हैं, एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, अपनी काबिलियत पर बढ़ते हैं। काबिलियत नहीं है अगर आपके पास तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी काबिलियत को शो करना है। ये कौन सी काबिलियत हुई कि मेरा बाप फेदरम सुल्तान दूध, कि मेरा बाप जो था वो बड़ा महाराज था तो मैं भी बहुत बड़ा महाराज हूँगा? नहीं, मैंने साबित करना है कि मैं इस आवाम के लिए दिल में दर्द रखता हूँ, और आवाम के लिए दिल में दर्द कभी भी, स्टॉलिन कहता होता था, वो शख्स जो समझता है कि कोई अमीर कबीर शख्स किसी आम मजदूर के लिए सोचेगा तो वो जो है वो गलत समझता है। अमीर आदमी अशराफिया गरीब के लिए नहीं सोचती। उनको नहीं पता कि गरीब के घर में जब खाना नहीं होता तो रात कैसे कटती है। राजा बाबर फारूक साहब, अभी आपने बात की कि इलेक्शन की, और एक आम आदमी तालीम याफ्ता, नेक हो, ईमानदार हो, जो मुल्क का दर्द रखता हो और पाकिस्तान के अवाम के लिए वो काम करना चाहता हो, आप समझते हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे? नहीं,
मैं नहीं ये समझता, और बड़े दुख से ये कहता हूँ। मैंने जवाब तो बड़ा अचानक दे दिया, रैपिडली, के नहीं ऐसा नहीं होगा, पर दुख की बात है भाई, क्यों नहीं हो सकते? पूरी दुनिया में साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, आवाम अपने तौर पर खुद फैसला करती है कि हमने किसको वोट देना है। भाई हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो फैसला करती हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस वज़ीर आज़म ने कहाँ जाना है, और फिर उससे अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। उन ताकतों को सोचना चाहिए, या तो पाकिस्तान या जो उनको लाने वाले हैं वो मकबूल होंगे। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायम है, कायम रहेगा और ताक़यामत रहेगा। इसको नुकसान पहुंचाने वाले मर जाएंगे। ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, ये ताकत बड़े थोड़े से अरसे के लिए आती है। आप जब अपने आप को खुदा समझने लगे ना, तो खुदा को तकब्बर पसंद नहीं है। ये वो लोग जो ये फैसला करते हैं कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, ये नुकसान पहुंचाते हैं पाकिस्तान को। इनको पीछे हट जाना चाहिए। आवाम को फैसले खुद करने चाहिए। आवाम फैसला करे, वो भला किसी को भी ले आए, जिसको भी लेके आए, वो वज़ीर आज़म हो मुल्क का, वो सदर हो मुल्क का, वो सियासतदान हो मुल्क का। ये कमरों में बैठकर शतरंज बचाकर जो सिलसिला जब तक रहेगा, शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। राजा बाबर साहब, सहाफ़त में येलो जर्नलिज़म और लफाफा सहाफ़ियों का भी ज़िक्र होता रहता है। मैं मीडिया में पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मेरी कलम की दोस्ती है। मेरी किसी राजा गफूर अफजल साहब की किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं। हम सहाफ़त में भी काली भेड़े भी हैं, भेड़िए भी हैं, लफाफा सहाफ़ी भी हैं, येलो जर्नलिज़म भी है। आप समझते हैं कि इनको लैपालक या इनको पेमेंट की जाती है? इसमें तो कोई शक नहीं है। सवाल मेरा पेमेंट का है। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में सहाफ़ी बिकते हैं, पाकिस्तान में जज बिकते हैं, पाकिस्तान में वकील बिकते हैं, पाकिस्तान में पटवारी बिकते हैं, थानेदार बिकते हैं। क्या कोई पाकिस्तानी इनकार कर सकता है इस बात पे कि ये नहीं होता? जज बिकते हैं, इंसाफ बिकता है पाकिस्तान में। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनके पास मीडिया है, ये बोलते हैं, और इन्होंने अपनी अपनी सियासी जमातें बना रखी हैं, और ये उन सियासी जमातों को प्रमोट करते हैं, और वो सियासी जमातें प्लॉट देती हैं, इनको पैसा देती हैं, इनको अच्छे प्रोग्रामों के टाइमिंग्स लेके देती हैं, इनकी रेटिंग बढ़ाती हैं, इनको बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है। मसला ये है कि एक गरीब आदमी, मैं एक जर्नलिस्ट है जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ का वो रहने वाला है, मैं यकीन करें, और मेरे अच्छा जानने वाला है, बहुत सारी मीटिंग्स जब पाकिस्तान में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर वो मुलाकात में रहती हैं। मैं अच्छी तरह याद है मुझे जब उसने एक कॉलम लिखा कि मैं जर्नलिस्ट बना, मैंने तालीम हासिल की, मैं छोटे से घर में रहता हूँ और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है। आज वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, और आज उसके आगे पीछे गार्ड्स होते हैं। आज उसके अपने गांव में जो है, अभी उसके वाले साहब शहीद हुए, फोत हुए, तो बहुत बड़ा एक निज़ाम चला वहाँ पर। हज़ारों लोगों ने खाना खाया, हज़ारों लोग वहाँ पर आए, वहाँ पर सियासतदान आए, सारा सिलसिला हुआ। तो जब आप ये डिफरेंस पैदा करते हैं ना, कि एक को बहुत ऊपर रखते हैं और बाकियों को बहुत नीचे रखते हैं, तो जो वो नीचे वाले होते हैं उनको ख़रीदना आसान होता है, उनमें से लोगों को चूज़ करना आसान होता है, उनमें फिर काबिलियत की बुनियाद पर ये जो साहिब इक़्तिदार है ना, वो पिक एंड चूज़ करते हैं, उनको फिर ला के उनसे फिर ये काम लेते हैं, और यही काम आपकी सहाफ़त यानी पे रोल पे होते हैं। यस। तो मैंने खुद उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था मीडिया में, क्योंकि वो शुरू में कॉलम लिखते थे। उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि आप ऐनक बचपन से लगाते हैं, तो जिनका जिक्र अभी आपने किया कि वो जो हैं बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, उनके वालिद की वफ़ात के ऊपर लोग आए, इकट्ठ हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बिजली नहीं थी और मैं मिट्टी का तेल लालटन में डालकर मैंने तालीम हासिल की, और वो मेरिट की बुनियाद पर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सके थे और वहाँ से नहीं थे जर्नलिज्म कर सके। उन्होंने बहावलपुर से डिग्री ली थी जाकर, जिसका स्कैंडल आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बात करने का मकसद, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो नीचे होते हैं ना, उनको ख़रीदना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब मेरे पास इशारे आ रहे हैं,
वक़्त की तंगी है वक़्त की। मेरा एक सवाल है, ये मैं ज़रूर करूँगा। अमीरज़ादों के बेटे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आला डिग्रियां लेकर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, मशीर, बहुत कुछ बन जाते हैं। क्या गोल्ड स्मिथ, जमायमा और इमरान खान के बेटे, अगर विरासत की ही सियासत करनी है तो इमरान के बेटों को यह हक क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा सवाल है। जिनकी बात आप कर रहे हैं कि वो ऑक्सफोर्ड में बिलावल के अलावा पता नहीं कौन पढ़ा हुआ है। कोई ज़्यादा लोग ऑक्सफोर्ड में नहीं है। वहाँ पर एक काबिलियत देखी जाती है। जहाँ तक इमरान खान के बेटों का ताल्लुक है, ये एक बड़ी गलत बात है, पाकिस्तानी मीडिया पे फैलाई जाती है और थोड़े कम इल्म रखने वाले लोग जो हैं वो इस टाइप की बातें करते हैं कि जी देखें जी वो लोगों के बच्चों को तो कहता है कि बाहर निकले, अपने बच्चे उसके इंग्लैंड में। हाँ, होती है ना ये बात? ये बात हो रही है। देखें ना जी। हाँ। अब ये फर्क नहीं लोग समझते कि उसके बच्चे, उनकी माँ जो है वो इंग्लैंड की है, वो बचपन से इंग्लैंड में रहते हैं। वो इस तरह नहीं कि पाकिस्तान को छोड़कर इंग्लैंड गए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता था। वो रहते हैं इंग्लैंड में, उनकी माँ उधर रहती है। अब कितने जुल्म की बात है कि एक, और इसमें बहुत सारी अहादीस आपको मिलेंगी कि एक औरत कहती है मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं मुसलमान हूँ। मेरे लिए कोई बंदा भी कहीं भी आके कहे ना मैं मुसलमान हूँ, तो मेरे लिए ये बात तस्लीम करना मुझ पे फ़र्ज़ है। जब वो सहाबी ने कहा ना कि मैंने उसको कत्ल इसलिए या रसूलल्लाह किया कि उसने मेरी तलवार के डर से कहा था कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और कलमा पढ़ा, तो आपने कहा कि क्या तुम उसके दिल में घुसे हुए थे, जानते थे? अगर एक बंदा कहता है, अच्छा वो बच्चे कहते हैं हम मुसलमान हैं, भाई आप उन पे क्यों इतराज़ करते हैं? आप तंज और ठट्ठा क्यों करते हैं? कल अल्लाह के सामने जवाबदेही होगी आपकी। आप किसी को यहूदी कहते हैं, आप किसी को कुछ कहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि उसके बेटे पाकिस्तान में क्यों ना सियासत करें, मैं ये समझता हूँ इमरान खान के बच्चे हों या किसी के भी हों, वो तालीम हासिल कर चुके हैं। अगर वो क्योंकि पाकिस्तान की उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हाँ, पाकिस्तान जाकर अपने आप को साबित करें कि उनमें काबिलियत है कि वो सियासत में आ सकते हैं। वो ग्रास रूट लेवल से शुरू करें, वो उनको आवाम देखे कि इन्होंने काम किया है, और देखते देखते अगर वो इस काबिलियत में अपने इम्तहानात को पास करते उस जगह पर पहुंचते हैं कि एक दिन वो इलेक्शन लड़ के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा ये कहे कि मैं चूंकि बेटी हूं किसी अमीरजादे की और या मैं बेटा हूं किसी अमीरजादे का तो मेरा हक है। वो ये ना कहे टीवी पर आकर, मुझे बड़ा दुख लगा जब मैंने ये बात सुनी, हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं। तुम कौन हो इस मुल्क के हुक्मरानी करने वाले? तुमने साबित करना है और आवाम ने आपको वोट देना है, और तब जाकर आप जो है उस सीट पर बैठ सकते हैं। मैं कहता हूं अब आवाम के जागने का वक्त है और आवाम जागी है। इमरान खान को आप ये क्रेडिट जरूर देंगे कि लोगों में अवेयरनेस आई। पहली दफा पता चला, आपने जर्नलिज्म बड़े अरसे से किया, ये ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं, ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये साइफर्स क्या होते हैं, ये कानून साजी कहाँ पे होती है, ये वज़ीर आज़म कैसे बनते हैं, ये कैसे उतारे जाते हैं, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन लगाता है, आपके जजेस कैसे बनते हैं, कैसे उतारे जाते हैं, इनसे फैसले कैसे तब्दील करवाए जाते हैं, ये सारी बातें, उसमें लाख बुराइयां होंगी। वो कोई फरिश्ता थोड़ा था, इंसान ही तो था, उसने भी बुराइयां की होंगी, उसने एब्सोल्युटली की होंगी, और हर बंदा करता है। लेकिन आपने हमेशा देखना है कि किसी की बुराई से अवाम को कितना नुकसान पहुंचा है, मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा है। घड़ी लेने से मुल्क को नुकसान, पहले तो मुझे नहीं लगता कि एक शख्स जो है वो अगर एक दफा कमेंट्री करे ना किसी मुल्क की क्रिकेट की, तो वो 25-30 करोड़ ले सकता है, लेकिन उसने 2-3-4 करोड़ का इसी तरीके से करना था। लेकिन किया भी हो तो क्या उस घड़ी खरीदने, लेने और देने से पाकिस्तान का नुकसान होगा? तो ऐसा नहीं होता। हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर पॉजिटिवली सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए और आवाम को एक पेज पे होना चाहिए। राजर बाबर साहब, हम इसे क्लोज करते हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि इंडियन नज़ाद अगर बरतानिया का वज़ीर आज़म बन सकता है तो एक बरतानवी क्यों नहीं पाकिस्तान का जाकर वज़ीर आज़म बन सकता, अगर वो मुहिब वतन है और इमरान की तरह वो पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलना चाहता है।
और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का ये दावा है कि मेरे अगर असासे बाहर हैं तो मैं चेक लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के जो असासे हैं, वो जो अमीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, उन असासात अज्जात के मालिकों को कोई सज़ा दी है आज तक किसी ने? आप ने बहुत अच्छी बात की और ये आखिरी बात करते हैं कि हाँ, आपका हाँ जी, क्लोजिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम। अच्छा, आप देखिए, अगर आप किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं ना, आप मुझ पर इल्ज़ाम अगर लगाते हैं कि आपने करप्शन की है जी, तो उसके लिए ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों को देखना। कानूनी तौर पर आपकी टेक्निकल बुनियादों पर चीज़ों को देखना होता है। आप देखते हैं कि अगर मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है करप्शन, और उसका बेनिफिशरी कौन होगा मेरे बाद, अभी कौन है? या तो मैं हूं, फिर मेरी औलाद होगी, और फिर मेरे आने वाले होंगे। इमरान खान ने ये वसीयत ओपनली लिख के रख छोड़ी है, मेरे मरने के बाद मेरी पाई पाई शौकत खानम अस्पताल को दे दी जाए। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सारी पाई पाई लिख के दे दी, उसको करप्शन करने की क्या जरूरत है? उसको पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैंने क्या लेके जाना दुनिया से। तो हाँ, वो जो दूसरे हैं, क्या वो कभी ये वसीयत लिख के दे के जा सकते हैं कि हमारी पाई पाई राह खुदा में तकसीम कर दी जाए? नहीं देंगे। इसीलिए उनमें करप्शन का जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और इमरान खान पे करप्शन आज तक जितने 180-90 वो जो बने हैं, करप्शन का एक भी नहीं है। ये कहा जी दहशतगर्दी है, फलान है, ये है, वो है, बस यही है। लेकिन अल्लाह करे आवाम सुधर जाए और पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। ये मट्टी जब तक है हमारी पहचान है, और हम इंशाल्लाह इसके लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब।